गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय देश एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो इसको देखते हुए नोबल परिवार आप लोगों के लिए कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन क्लास में सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी में जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटा सा टॉपिक जेनेटिक्स, आनुवंशिक। आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकी के अकॉर्डिंग किसका अध्ययन किया जाता है, इन सभी चीजों का अपन आज यहाँ विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आनुवंशिकी होती क्या है। आनुवंशिकी आनुवंशिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो आपको देखते हैं कि आनुवंशिकी के अंदर कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है। वंशागति व विविधता, तो वंशागति और विविधता का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वही क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी का जो जनक है वो माना जाता है जॉन ग्रेगर मेंडल। किसको माना जाता है स्टूडेंट्स, आनुवंशिकी का जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकी शब्द देने वाले कौन थे, आनुवंशिकी शब्द देने वाले साइंटिस्ट थे सन 1905 में यानी 1905 में डब्ल्यू बेटसन ने दिया था। किसने दिया था, तो आनुवंशिकी शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन है, डब्ल्यू बेटसन, और आनुवंशिकी का जनक कौन है, जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, वो कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर्वप्रथम आनुवंशिकी का जनक कौन था। तो सर्वप्रथम की अगर बात आती है या आनुवंशिकी के जनक की बात आती है तो उसको माना जाएगा आनुवंशिकी जनक मेंडल। ठीक है, आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाएगा, मेंडल को माना जाएगा। लेकिन अगर अपने क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक, तो वो किसको माना जाएगा, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाएगा वो डब्ल्यू बेटसन को माना जाएगा। किसको माना जाएगा, डब्ल्यू बेटसन को। जबकि अगर प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक आ जाए, प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक, तो प्रायोगिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है मॉर्गन को। ठीक है, इसके अलावा मानव आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाएगा, मानव आनुवंशिकी का जनक वो माना जाएगा ए गेरार्ड। क्लियर, तो यहाँ चार टाइप के अपने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है आनुवंशिकी का जनक, तो वहां ऑप्शन होगा आपका मेंडल। और अगर अपने को ये पूछा जाए कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो आधुनिक शब्द जहां लग जाता है वहां इसका जनक कौन होगा, डब्ल्यू बेटसन होगा। तीसरा प्रायोगिक आनुवंशिकी यानी इसके ऊपर प्रायोगिक रूप से इसका सत्यापन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो वो कौन थे, वो थे मॉर्गन। और मानव आनुवंशिकी के ऊपर स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ए गेरार्ड थे। ठीक है, तो आपने को क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है कि ऑप्शन के अंदर चार शब्द आएंगे, लेकिन वहां आपने को देखना है कि पूछा क्या गया, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो आराम से इसके अकॉर्डिंग को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि आनुवंशिक परिभाषा क्या होता है उनमें। तो सबसे पहले अपन ने आनुवंशिक देखा, तो आनुवंशिकी में अपन ने क्या पढ़ा था कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति और विविधता का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगी, आनुवंशिकी। एक शब्द आपका आनुवंशिकता, क्या है आनुवंशिकता, तो आनुवंशिकता किसे कहेंगे कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
स्थानांतरित होना क्या कहलाएगा? आनुवंशिकता कहलाएगा। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। तो फिर वंशागति किसे कहते हैं? वंशागति क्या होती है? तो वंशागति अपन देखते हैं। वंशागति जीवों के वंश क्रम का अध्ययन करना, जीवों के वंश क्रम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? वंशागति की कहलाएगा। तो वंशागति किसे कहेंगे? कि जीवों के वंश क्रम का अध्ययन करना, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे माता पिता से अपने अपने फिर आने वाली संतति, यानी पीढ़ियों का जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? वंशागति कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन विविधता। तो विविधता क्या होती है? अगर अपन विविधता के बारे में चर्चा करते हैं कि विविधता क्या है, तो जो एक समान जनक होते हैं, एक समान जनकों से उत्पन्न होने वाली संततियों में पाई जाने वाली द्विरूपता को क्या कहा जाएगा? विविधता कहा जाएगा। तो एक समान जनकों से उत्पन्न होने वाले, जैसे मान लो एक माता पिता होता है, एक माता पिता के 5 संतान है, तो जिस जनक के 5 संतान है तो पांचों क्या एक समान होती है? उनमें कुछ ना कुछ क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं पाई जाती है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है, तभी अपन उनको अलग अलग नामों से उनको पहचान सकते हैं कि ये वो है, ये वो है। तो उनमें जो अंतर पाया जाता है उस अंतर को अपन क्या कहते हैं? जो द्विरूपता पाई जाती है उसी को अपन क्या कहेंगे? विविधता कहेंगे। ठीक है। अब विविधता जो होती है, ये विविधता दो प्रकार की होती है, एक होती है आनुवंशिक और एक होती है वातावरणीय। तो आनुवंशिक विविधता क्या होती है और वातावरणीय विविधता क्या होती है? तो इससे पहले एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, शॉर्ट में आप देखना। क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान के अंदर कक्षा 12 में आनुवंशिक टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आनुवंशिक क्या है? कि वंशागति और विविधता का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? आनुवंशिक कहलाएगी। तो जीव विज्ञान की जिस शाखा में वंशागति और विविधता का अध्ययन किया गया वो क्या कहलाएगी? आनुवंशिक। आनुवंशिक का जनक किसको माना जाता है? जॉन ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ठीक है। अब इसमें 3-4 प्रकार के आपके क्वेश्चन थे कि अगर क्वेश्चन कैसे आए तो अपन उसका आंसर कैसे दें। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि आनुवंशिक का जनक। तो आनुवंशिक का जनक आए तो ऑप्शन में अपने को क्या करना है? मेंडल करना है। ठीक है। अगर आधुनिक आनुवंशिक का जनक पूछा जाए तो का ऑप्शन अपने को करना है डब्ल्यू बेटसन। और प्रायोगिक आनुवंशिक का जनक अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? मॉर्गन। और मानव आनुवंशिक का जनक पूछा जाए तो क्या बताएंगे? एगलर्ट बताएंगे। इसके बाद में आनुवंशिक के अकॉर्डिंग अपन किस किस का अध्ययन करते हैं? तो आनुवंशिकता लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना। तो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाएगा? आनुवंशिकता कहा जाएगा। क्लियर? इसके बाद में हम देखते हैं कि आनुवंशिक के अंदर दो शब्द आए, वंशागति और विविधता। तो वंशागति क्या होती है, विविधता क्या होती है? तो वंशागति हम देखते हैं कि जीवों के वंश क्रम का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जीवों के वंश क्रम का अध्ययन जिसके अकॉर्डिंग किया जाता है वही क्या कहलाती है? वंशागति की कहलाती है। ठीक है। इसके बाद में आती है विविधता। तो विविधता किसे कहेंगे? कि एक समान जनक, जनक कैसे? एक समान है यानी एक माता पिता है, तो उनके अगर 5 संतान है, 4 है, कितनी भी संतान है, तो एक समान जनकों से उत्पन्न होने वाली संततियों में पाई जाने वाली द्विरूपता को क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है। तो एक समान जनकों से उत्पन्न होने वाली संततियों में पाई जाने वाली द्विरूपता क्या कहलाई? विविधता कहलाई। अब ये विविधता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार से। तो अपन देखते हैं कि 2 प्रकार से कौन कौन सी होती है विविधता। विविधता या विविधता। चलो विविधता एक है आनुवंशिक
विविधता, और सेकंड है वातावरणीय विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता या आनुवांशिक विविधता कौन सी होती है? तो आनुवांशिक विविधता होती है कि आनुवांशिक पदार्थों के कारण, कौन से पदार्थों के कारण? आनुवांशिक पदार्थों के कारण, आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जो विविधता है वो कौन सी विविधता कहलाएगी? आनुवांशिक विविधता कहलाएगी। तो आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन से जो विविधता उत्पन्न हो रही है वो तो कहलाती है आनुवांशिक विविधता। और ये आनुवांशिक विविधता होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में स्थानांतरित होती है। तो कौन सी विविधता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाली है? तो आनुवांशिक जो विविधता होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। क्यों होती है? तो क्यों का कारण क्या है कि ये किसके कारण से होती है? आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण से। आनुवांशिक पदार्थों में क्या होने वाला है? परिवर्तन। तो आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन होने से जो जीवों में परिवर्तन आता है वो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? कौन सी विविधता कहलाएगी? वो आनुवांशिक विविधता। और ये आनुवांशिक विविधता पीढ़ी दर पीढ़ी संततियों में क्या होती है? स्थानांतरित होती है। दूसरा है वातावरणीय विविधता। देखो वातावरणीय विविधता में क्या होता है कि वातावरणीय कारकों के कारण से, बाह्य वातावरणीय कारकों के कारण से अगर जीवों में कोई विविधता उत्पन्न हो जाती है तो वो कौन सी विविधता कहलाएगी? वातावरणीय विविधता कहलाएगी। जैसे मान लो आपने कई बार नोट किया होगा कि जो ज्यादा धूप में काम करने वाले जो प्राणी होते हैं वो ज्यादा थोड़े, उनकी त्वचा का रंग थोड़ा गहरा हो जाता है। तो उनकी त्वचा का रंग गहरा हुआ किसके कारण से? भाई एनवायरनमेंट के कारण से, भाई वातावरण के कारण से, ज्यादा टेम्परेचर के कारण से। तो वो कौन सी विविधता कहलाएगी? वातावरणीय विविधता कहलाएगी। तो वातावरणीय कारकों के कारण से उत्पन्न होने वाली जो विविधता होती है वो कौन सी विविधता कहलाती है? वातावरणीय विविधता। और आनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन के कारण से जो विविधता उत्पन्न होती है कौन सी विविधता कहलाती है? आनुवांशिक विविधता कहलाती है। ठीक है, अब इसमें दो परिभाषाएं और निकल के आती हैं आपसे। एक है आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षण, और एक है आनुवांशिक पदार्थ। तो देखो आनुवांशिक लक्षण और आनुवांशिक पदार्थों में क्या फर्क है? आनुवांशिक लक्षण किसे कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहा जाएगा कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन्हें कौन से लक्षण कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि जो लक्षण माता पिता से संतति में या संतानों में प्रकट होते हैं तो वो कौन से लक्षण कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ किसे कहेंगे कि इन आनुवांशिक जो लक्षण है इन आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिसके द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा तो स्थानांतरित करने वाले पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहा जाएगा? आनुवांशिक पदार्थ कहा जाएगा। तो दोनों अलग अलग वो भी परिभाषा है। आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उन लक्षणों को तो कौन से लक्षण कहा जाएगा? आनुवांशिक लक्षण कहा जाएगा। और आनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाएगा कि ये जो आनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं तो जिस पदार्थ के द्वारा स्थानांतरित होते हैं वो पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाएगा? आनुवांशिक पदार्थ कहलाएगा। क्लियर दोनों चीज? इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो आनुवांशिक का जनक जो मेंडल है इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने उद्यान मटर के ऊपर अपने प्रयोग करते हुए आनुवांशिकता के नियम निकाले थे। तो अपन सबसे पहले देखते हैं मेंडल का जीवन परिचय। क्या है मेंडल? मेंडल का जीवन परिचय क्या है? मेंडल क्या क्या मेंडल ने? तो देखते हैं मेंडल का जीवन परिचय कि मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के माली परिवार में हुआ।
कहा जो चेकोस्लोवाकिया के सिलसिवा गांव में हुआ था। तो कहाँ हुआ था मेंडल का जन्म? 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के माली परिवार में मेंडल का जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई मेंडल की? 6 जनवरी 1884 को गुर्दे रोग के कारण। तो जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के माली परिवार में हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1884 को में गुर्दे रोग के कारण से हुई। ठीक है। इसके अलावा मेंडल ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग किया उद्यान मटर पर, यानी पायसम सेटाइव। प्रयोग किसके ऊपर किया मेंडल ने? उद्यान मटर पर, पायसम सेटाइव। ठीक है। अब मेंडल कौन था, क्या था? तो मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हो गया। इसके बाद में मेंडल गिरजाघर में पादरी था, गिरजाघर में पादरी। और गिरजाघर में पादरी रहते हुए उन्होंने अपने प्रायोगिक सत्यापन किए, यानी अपने प्रयोगों का अध्ययन किया। किसके ऊपर? उद्यान मटर पर। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग कब से कब तक किए थे, कितनी किस्मों का चुनाव किया था, कितनी किस्मों पर अध्ययन किया था और कितने जोड़े लक्षण निकाले थे और ये लक्षण कौन कौन से गुणसूत्रों के ऊपर थे। तो इन सारी चीजों के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए जब उद्यान मटर का चुनाव किया तो उन्होंने अपने प्रयोग कब से कब तक किए। तो ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में पूछा गया है कि मेंडल ने अपने उद्यान मटर के ऊपर जो प्रयोग किए थे तो उन्होंने अपने प्रयोगों को कब से कब तक किया था। तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो किए, प्रयोग सन 1856 से लेकर 1863 तक। कब से कब तक किए? अपने प्रयोग 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है। 1856 से लेकर 1863 तक मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग किए और उद्यान मटर के प्रयोग करने के लिए मेंडल ने क्या किया था कि उद्यान मटर की 34 किस्मों का चुनाव किया था। प्रयोग करने के लिए कितने किस्मों का चुनाव किया? 34 किस्मों का। तो प्रयोग करने के लिए उसने 34 किस्मों का चुनाव किया, लेकिन इन 34 में से केवल 22 किस्मों पर अध्ययन किया। अध्ययन कितने के ऊपर किया? 22 किस्मों के ऊपर। तो मेंडल ने उद्यान मटर के ऊपर प्रयोग करने के लिए किस्मों का चुनाव तो किया 34 का और प्रयोग किए कितने के ऊपर? 22 के ऊपर। और इन 22 किस्मों के ऊपर प्रयोग करते हुए इन्होंने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले विपर्यासी लक्षण निकाले। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। तो फिर दोबारा ध्यान देना, मेंडल का जन्म, मृत्यु और प्रयोग किसके ऊपर किया। ठीक है। इसके अलावा मेंडल ने प्रयोग कब से कब तक किए? तो कब से कब तक किए? 1856 से लेकर 1863 तक किए। किसके ऊपर किए? उद्यान मटर के ऊपर किए। ठीक है। उद्यान मटर के कितनी किस्मों का चुनाव किया? 34 किस्मों का चुनाव किया। कितने के ऊपर अध्ययन किया? 22 किस्मों के ऊपर अध्ययन किया। 22 किस्मों पर अध्ययन करते हुए कितने जोड़े लक्षण निकाले? 7 जोड़ी लक्षण निकाले। ये 7 जोड़ी लक्षण जो हैं वो कितने गुणसूत्रों पर उपस्थित थे? तो 4 गुणसूत्रों पर। कौन कौन से थे वो 4 गुणसूत्र? तो गुणसूत्र फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ। इन 4 गुणसूत्रों के ऊपर ये 7 जोड़ी लक्षण थे। तो ये 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे? तो कौन कौन से गुणसूत्रों पर थे? फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सेवंथ गुणसूत्रों के ऊपर। कितने जोड़ी लक्षण थे? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं? तो वो देखते हैं अपन। मेंडल के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण।
ऊंचाई। तो पौधे की ऊंचाई कौन सी तो प्रभावी है, कौन सी अप्रभावी। तो एक तो होता है लंबा पादप और एक होता है बोना। तो लंबा तो होता है प्रभावी और बोना होता है अप्रभावी। ठीक है, यानी जब एक लंबे और एक बोने पादप में संकरण प्रयोग करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में बोनेपन का लक्षण प्रकट न होकर कौन से लक्षण प्रकट होता है, लंबापन। तो इसका मतलब प्रभावी कौन सा हुआ, लंबा, अप्रभावी कौन सा हुआ, बोना। ठीक है, तो पहला लक्षण हो गया पौधे की लंबाई। दूसरा देखते हैं पुष्प की स्थिति, कि पुष्प कहां लगा हुआ तो प्रभावी है, पुष्प कौन सी स्थिति पे है तो वो अप्रभावी है। तो पुष्प की स्थिति अगर कक्षीय है, इसको अक्षीय भी कह सकते हैं, तो वो तो है प्रभावी, और अगर अंत्य कह दो या शीर्षस्थ भी कह सकते हैं तो वो कौन सा होगा, अप्रभावी होगा। तो दूसरा लक्षण कौन सा हो गया, पुष्प की स्थिति होगी। अगर पुष्प अगर कक्षीय भाग में है, अगर अक्ष में लगा हुआ है तो कौन सा है, प्रभावी, और अगर शीर्ष भाग के ऊपर लगा हुआ है तो कौन सा है, अप्रभावी है। ठीक है, तीसरा लक्षण अपन देखते हैं पुष्प का रंग। अगर पुष्प का रंग अपन देखते हैं तो अगर पुष्प अगर बैंगनी है, अगर बैंगनी कलर का है तो प्रभावी है, और अगर सफेद कलर का है तो वो अप्रभावी है। ठीक है, तो तीसरा लक्षण कौन सा हो गया, पुष्प का रंग। अगर बैंगनी है तो प्रभावी और सफेद है तो अप्रभावी। चौथा अपन देखते हैं बीज का आकार। किसका आकार, बीज का आकार। अगर बीज का आकार अपन देखें तो अगर गोलाकार है तो वह है प्रभावी, और अगर झुर्रीदार है तो वह है अप्रभावी। तो गोलाकार तो प्रभावी और झुर्रीदार कैसा होगा, अप्रभावी होगा। पांचवा है बीज का रंग। तो बीज का रंग अगर पीला है तो वह है प्रभावी, और अगर हरा है तो वो होगा आपका अप्रभावी। नेक्स्ट अपन देखते हैं फली का रंग। अगर फली का रंग कैसा है, हरा है, तो वो तो है प्रभावी, और अगर पीला है तो होगा आपका अप्रभावी। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं फली का आकार। तो अगर वो फली का आकार पिच फूली हुई है तो वो तो होगी प्रभावी, और अगर पिचकी हुई है तो होगी आपकी अप्रभावी। तो इस तरह से मैंने ने क्या किया था कि इन 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का प्रतिपादन किया था। तो इनमें प्रभावी और अप्रभावी। अब देखो क्वेश्चन कंपटीशन में कैसे आता है। अपन देखते हैं कि निम्न में से मेंडल के लक्षण है या नहीं है। अगर है दिया है आपको क्वेश्चन में तो आपको 3 तो ये वाले ऑप्शन डाल देंगे, एक कोई अलग डाल देगा कि जैसे मान लो पुष्प का रंग डाल दिया, ठीक है, इसके अलावा पुष्प की स्थिति डाल दी और पौधे की ऊंचाई डाल दी। इसका मतलब ये 3 तो है, और एक चौथा जो ऑप्शन में नहीं होगा वो कौन सा डाल दिया कि बीज का स्थिति कौन सी होगी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि बीज की स्थिति नहीं होगी। ठीक है, तो या तो कैसे डाल सकते हैं, इन 3 को देकर एक अलग डाल दे, या फिर 3 अलग डाल के कोई एक इनमें से डाल दे। तो अपने को देखना है कि लक्षण कौन कौन से हैं। अगर अपने को लक्षण क्लियर है तो किसी प्रकार की अपने को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर।